गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज बहुत दिनों के बाद फिर से मैं विकास फिजिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आया हूं। आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आज हम लोग 40 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेट है 40 क्वेश्चन का और हम लोग इसको सीखेंगे भी। इस क्वेश्चन के माध्यम से और भी क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, मास का एनालॉग क्या होता है? ठीक है, ठीक है, मास के समतुल्य क्या होता है? तो मास के समतुल्य मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मास के समतुल्य क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना? हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ते थे। मास के समतुल्य जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ठीक है, मास के समतुल्य क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो, टॉर्क किसके समतुल्य होता है? टॉर्क समतुल्य होता है फोर्स के। ठीक है, मास के समतुल्य क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, फोर्स के समतुल्य क्या होता है? टॉर्क। समझ लो बात को। फोर्स लेते हैं लीनियर मोशन में, टॉर्क हो गया रोटेशनल मोशन में। मास लेते हैं लीनियर मोशन में, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रोटेशनल मोशन में। लीनियर मोशन में हम लोग वेलोसिटी लेते हैं, एंगुलर मोशन में ओमेगा लेते हैं। ठीक है, रोटेशनल मोशन में ओमेगा लेते हैं। लीनियर मोशन में हम लोग एक्सेलरेशन लेते हैं और रोटेशनल में हम लोग अल्फा लेते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना? ये सब हम पढ़े थे हम लोग। लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है और रोटेशनल मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के माध्यम से ये सब क्वेश्चन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि मास के समतुल्य क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मास के समतुल्य क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है किसी बॉडी का डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पर डिपेंड नहीं करता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड किस पर करता है? ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर। देखो, द मास ऑफ द बॉडी, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है, मास के चेंज होने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर भी डिपेंड करता है ना? एक्सिस ऑफ रोटेशन के बदलने से, घूर्णन अक्ष के बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है ना? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इन द बॉडी, बॉडी का जो मास है उसका किस तरह से फैलाव है ना? डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, उस पर भी डिपेंड करता है। तो डिपेंड किस पर नहीं करता है? एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, ओमेगा पर। ठीक है, ओमेगा से इसको कोई मतलब नहीं मोमेंट ऑफ इनर्शिया को, है ना? तीसरा नंबर है सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी के बारे में 4 ऑप्शन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर। सेंटर ऑफ मास जो है ज्योमेट्रिकल सेंटर पर लाई करता है हमेशा। ठीक है, तो ये लग तो रहा है कि अच्छा है, सही है, लेकिन ये सही नहीं हो सकता, है ना? क्योंकि देखो, यदि कोई यूनिफॉर्म बॉडी होगा, जैसे मान लो ये रड है, यूनिफॉर्म रड है, ये रड आयरन से बना हुआ है। ठीक है, एक समान मटेरियल आयरन से बना हुआ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, ज्योमेट्रिकल सेंटर पर होगा। ठीक है, यदि कोई रड है, ये पूरा एल्युमिनियम का बना हुआ है, तब भी इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होगा। लेकिन एक ऐसा रड है जिसका जो 2 मटेरियल से मिलकर बना, थोड़ा दूर तक आयरन है और थोड़ा दूर तक एल्युमिनियम है, तो ऐसी स्थिति में सेंटर ऑफ मास बीच में नहीं होगा। तो सेंटर ऑफ मास उधर होगा जिधर हैवी मास होगा।
तो हम लोग जानते हैं आयरन का डेंसिटी ज़्यादा होता है, मास ज़्यादा होगा, तो सेंटर ऑफ मास बीच में ना रह करके इधर आ जाएगा आयरन की तरफ, है ना। तो ये कहना हमेशा सही नहीं है, ऑलवेज लाइज एट द ज्योमेट्रिकल सेंटर, है ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा, ये गलत है, ठीक है। बी नंबर है ऑलवेज लाइज इन साइड द बॉडी, बॉडी के अंदर लाई करेगा, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। क्यों रॉन्ग है? देखो हमारे पास एक बॉडी है, ये कोई रिंग है, ठीक है, ये बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी कहाँ है? ये बॉडी, ये जो रेड दिख रहा है बस ये बॉडी है, ठीक है। अब बताइए इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होता है, सेंटर पर, ठीक है। तो क्या सेंटर जो है इसके बॉडी के अंदर है? नहीं, बोलेंगे बॉडी तो अंदर है, वो परिधि के अंदर है, लेकिन बॉडी के अंदर नहीं। ये जो बॉडी है क्या ये सेंटर ऑफ मास इस पर है? नहीं, इस पर नहीं है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बॉडी के अंदर ही रहे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसमें लेकिन बॉडी के अंदर था, बात सही है, लेकिन यहाँ ऑलवेज लिखा हुआ कि हमेशा रहता है। इसमें तो है बॉडी के अंदर, रॉड में, लेकिन यहाँ रिंग में बॉडी के अंदर नहीं है, समझ लो बॉडी के बाहर है ये। बोलेंगे बाहर तो इसको बोलेंगे नहीं, बाहर ये भी बाहर ही हुआ, चूँकि बॉडी ये ना केवल है, तो ये भी बाहर, इधर भी बाहर, है ना। फिर है ऑलवेज लाइज आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हमेशा रहेगा, ये भी गलत। देखो इसमें बॉडी के अंदर है, तो क्या है? ये सही होगा। मे लाई विद इन और आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर भी रह सकता है, बॉडी के बाहर भी रह सकता है, ठीक है। क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? ए थीन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग है, समझ लो रिंग, रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, एक इंक्लाइंड प्लेन है उस पर रोल कर रहा है। देखो एक इंक्लाइंड प्लेन है, देखो इंक्लाइंड प्लेन हम लोग पढ़ते थे ना, इंक्लाइंड प्लेन पर रोल कर रहा है, ठीक है। इस पर एक रिंग जो है सो रोल कर रहा है, और इसका ये एंगल 30 डिग्री, देखो यहाँ 300 लिखा हुआ है, 300 नहीं है, वो 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, इस पर कोई रिंग रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है, केवल रोल कर रहा है। तो बताइए इसका लीनियर एक्सेलरेशन अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, है ना। तो इसका एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे रोलिंग के केस में, है ना। क्या फॉर्मूला होता था? ए बराबर, ठीक है, क्या फॉर्मूला होता था? जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। देखो इस तरह का फॉर्मूला होता था रोटेशनल मोशन में, चैप्टर 6 में, एक्सेलरेशन इक्वल टू जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। और के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू अलग अलग शेप के लिए अलग अलग होता है। जैसे रिंग है ये, तो 1 होगा इसका वैल्यू, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का वैल्यू 1 होगा। यदि डिस्क रहता तो 1/2 हो जाता, स्फेयर रहता 2/5 हो जाता, है ना। तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो जी साइन 30 डिग्री बाय 1 प्लस 1, ठीक है। जी को जी रहने दो, चूंकि ऑप्शन में जी है ना। साइन 30 का वैल्यू हाफ, और इधर 1 प्लस 1 2, तो g/4 हो जाएगा, g/4, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। तो g/4, ठीक है। सॉल्यूशन आप नोट करते जाए, ठीक है, कॉपी पेन ले करके बैठें और ये फॉर्मूला को भी नोट करें, इसको बना के देखें। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोग देखते हैं। केपलर्स थर्ड लॉ इज ऑल्सो नॉन एज, केपलर थर्ड लॉ को हम लोग क्या कहते हैं? तो केपलर का जो थर्ड लॉ है, ठीक है, वो क्या है? लॉ ऑफ टाइम पीरियड, है ना। तो लॉ ऑफ टाइम पीरियड यहाँ दिया हुआ है, लॉ ऑफ पीरियड, है ना। उसमें टाइम पीरियड के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। उसमें क्या पढ़ते थे? टी का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ए क्यू का, जहाँ ए क्या होता है? ए होता है सेमी मेजर एक्सिस, इलिप्स का, है ना, इलिप्स का। तो लॉ ऑफ पीरियड बोलते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग केपलर्स लॉ इज नोन एज हार्मोनिक लॉ? इसमें किसको हार्मोनिक लॉ बोलते हैं, है ना। तो हार्मोनिक लॉ थर्ड लॉ को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? थर्ड लॉ को। अब बोलेंगे हार्मोनिक कहाँ से आ गया? तो हम लोग जानते हैं जब टाइम पीरियड का बात होगा तो वो हार्मोनिक मोशन होता है ना, इसको हार्मोनिक लॉ बोलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए बॉडी ऑफ मास m। एक कोई बॉडी है जिसका मास है m और यहाँ पर कोई पॉइंट p है, तो इस जगह पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का ये फॉर्मूला होगा -gm/r। ठीक है, इसको याद रखना है, -gm/r। हम लोग 12th क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे, वहाँ भी इसी टाइप का फॉर्मूला होगा, हम लोग वहाँ प्रूफ करेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा -gm/r। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के रिगार्डिंग है ना, कौन सा ऑप्शन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या सही है? पहला ऑप्शन क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंड ऑन इंटरवेनिंग मीडियम। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दो मास के बीच आने वाले मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, और ये बोल रहा है कि ना डिपेंड करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डिपेंडेंट ऑन, नहीं डिपेंड करता है ना। जैसे दो मास है m1 m2, ठीक है, इसके बीच में मान लो एयर है, ठीक है, एयर है, फोर्स F लग रहा है, इसके बीच में यदि हम पानी ले आएँ तब भी फोर्स F ही लगेगा, फोर्स चेंज नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है F बराबर Gm1m2/r², है ना। यहाँ जो G है ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं कि फिक्स होता है 6.67 10⁻⁻11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो ए नंबर नहीं होगा। बी नंबर क्या है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन सेंट्रल फोर्स, ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। ठीक है, सेंट्रल फोर्स का मतलब कि दो मास के बीच लगने वाला जो फोर्स होता है, दो मास के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है, ये फोर्स डिपेंड करता है, देखो ये दो मास है m1 m2, तो इसके बीच जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ने वाला जो लाइन है इसके अलोंग लगता है। मतलब m1 खींचेगा m2 को इधर और m2 खींचेगा m1 को उधर, तो ये जो फोर्स लग रहा है ये फोर्स किसके अलोंग है? दोनों मास को जोड़ने वाला जो लाइन है ना इसके अलोंग है। ठीक है, इसलिए ये सेंट्रल फोर्स है। यहाँ लिख दिया नॉन सेंट्रल फोर्स, ये भी गलत, ये भी गलत। द ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर्म्स एक्शन रिएक्शन पेयर, ये कहता है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सही बात है, एक्शन रिएक्शन होता है, ये लगाया फोर्स उस पर, वो भी लगाया इस पर फोर्स। ठीक है, क्रिया और प्रतिक्रिया, ये सही है। डी नंबर क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। हम लोग चैप्टर 5 में पढ़ते थे कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के अंतर्गत सारे फोर्सेज आते हैं, केवल फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स को छोड़ करके। ठीक है, तो ये कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन यहाँ लिखा है नॉन कंजर्वेटिव, इसलिए रॉन्ग है ये, है ना। उसके बाद आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो सो करेक्ट है रिगार्डिंग द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। कैपिटल G के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है? कैपिटल G। ठीक है, कहता है पहला ऑप्शन G हैज सेम वैल्यू इन ऑल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कहता है G का वैल्यू सभी सिस्टम में, SI रहे या CGS रहे, उसका वैल्यू सेम होता है। बिल्कुल गलत है ना। जैसे G का वैल्यू जो है 6.67 × 10⁻⁻11 होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर SI यूनिट में, लेकिन यदि इसको हम डाइन में, सेंटीमीटर में, ग्राम में लिखेंगे तो वैल्यू चेंज हो जाता है। हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ते थे, इसका वैल्यू 10⁻⁻8 हो जाते हैं। ठीक है, तो ए नंबर गलत है कि G का वैल्यू सभी सिस्टम में सेम होगा, नहीं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ G सेम एवरीवेयर इन द यूनिवर्स, बिल्कुल सही। G का वैल्यू जो है पूरे यूनिवर्स में सेम रहता है। वैल्यू ऑफ G वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड बाय जॉन्स कैपलर। कैपलर के द्वारा ये पहली बार डिटरमाइन किया गया, ये गलत है ना। G इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी गलत है। ठीक है, स्केलर है, ये एक नंबर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, इफ v इज द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है? वैसा वेलोसिटी
जो कि किसी बॉडी को जब फेंका जाता है उस वेलोसिटी से तो लौट के नहीं आता है, ठीक है। तो v इज द एस्केप वेलोसिटी एंड vo इज द ऑर्बिटल वेलोसिटी। जो सैटेलाइट घूमता है प्लैनेट के चारों तरफ उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। फॉर ऑर्बिट क्लोज टू द अर्थ सरफेस, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी किसके लिए बोल रहा है, वैसे सैटेलाइट का जो कि अर्थ के सरफेस के क्लोज है। देन दीज आर रिलेटेड बाय, तो देखो कौन सा फॉर्मूला सही होगा, तो देखो हम लोग समझते हैं बात को। जैसे भी ई बराबर क्या होता था, याद करो, भी ई बराबर होता था √2gr, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, जो सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी जो एकदम नज़दीक है अर्थ के सरफेस के नज़दीक, याद करो हम लोग चैप्टर 7 में ये सब पढ़े थे, gr है ना, ये होता है 2gr और वो होता है gr, दोनों में रूट है, ठीक है। अब इनमें से खोजना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो इसको डिवाइड कर दें, यदि हम लोग इन दोनों को डिवाइड कर दो तो VE बटा VO बराबर √2 बचेगा कि नहीं, देखो तो gr कट जाएगा, √2 बचेगा। अब देखो कौन सा ऑप्शन सही है, VE बराबर √2 V0, देखो यही सही है, VE बराबर √2 V0, ये बाकी सब गलत है, ठीक है। तो इसका कौन सा हो जाएगा, 10 का D नंबर हो जाएगा। इसको नोट करो, नोट करना है नोट करो इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, कीपिंग द मास कांस्टेंट, मास को हम कांस्टेंट रखें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डबल्ड, मास को नहीं बदलना है, दो मास है और उसके बीच का डिस्टेंस को डबल कर देना है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम विल बी, जैसे दो मास है, मास को नहीं बदलना है, m1 m2 मास है, लेकिन इसके बीच का जो डिस्टेंस r है उसको बदल के 2r कर देते हैं। मास को बदल के क्या करते हैं, ये m1 है और ये m2 है, इसको मास को बदल के कितना कर दिए 2r। तो बोलता है कि फोर्स क्या हो जाएगा, ठीक है, फोर्स डबल हो जाएगा या क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या 1/4 हो जाएगा। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Gm1m2/r²। तो यदि तुम इसको डबल करते हो 2r करते हो, है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बट्टा में 4 आया मतलब 1/4 हो गया, बट्टा में 4 आया 1/4। क्वेश्चन नंबर 12, अ लिफ्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, एक लिफ्ट है जो कैसे चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है। एक लिफ्ट कैसे चल रहा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, ठीक ना। अपवर्ड किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लिफ्ट समझ रहे हो ना, लिफ्ट है ये जा रहा है ऊपर, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से ऊपर, ये रस्सी है। द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इन द लिफ्ट, तो लिफ्ट के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसका मास क्या होगा, कुछ नहीं, मास सेम रहेगा, है ना, रिमेन्स सेम, मास का कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा पर हम लोग किसी बॉडी को ले जाएंगे तो मास वही रहेगा लेकिन वेट कम हो जाएगा, ठीक है। क्यों वेट कम हो जाएगा, क्योंकि वेट का फॉर्मूला mg होता है, तो g का वैल्यू मून पर कम होगा पृथ्वी से। क्वेश्चन नंबर 13, द escape velocity of a 10 ग्राम बॉडी फ्रॉम द अर्थ इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बोलता है कि एक बॉडी है 10 ग्राम का, उसका escape velocity 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, एयर के द्वारा जो फोर्स लग रहा है उसको इग्नोर करना है, उसको नहीं लेना है। तो escape velocity फॉर 10 kg ऑफ द आयरन बॉल फ्रॉम द अर्थ सेम होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। देखो जो escape velocity होता है, ये फॉर्मूला जो 11.2 जो वैल्यू आता है, escape velocity का फॉर्मूला में बॉडी के मास से कोई मतलब नहीं है। कैसे, देखो escape velocity का फॉर्मूला क्या होता है, 2gm/R, ठीक है। इसमें देखो m जो है ये पृथ्वी का मास है, प्लैनेट का मास है, इसमें कहीं बॉडी का मास नहीं दिया है ना, और इसी का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अब सोचो मास तुम्हारा 10 ग्राम रहे या मास तुम्हारा 10 kg रहे, कितना था 10 kg, इसके वेलोसिटी में कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन यदि हम प्लैनेट को चेंज कर दें, अर्थ के जगह पर दूसरा कोई प्लैनेट ले लेंगे मार्स, तो इसके वेलोसिटी बदल जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 14, द सैटेलाइट मूव्स बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी बाय द टेंसाइल फोर्स। देखो सैटेलाइट पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, या कोई भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाता है, सर्कुलर मोशन करता है। हम लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन करने के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स की आवश्यकता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे मिलेगा,
वो सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा मिलेगा। सैटेलाइट पर अर्थ के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा। जैसे देखो ये हमारा क्या है, अर्थ है, और सैटेलाइट इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है ना। तो ये सैटेलाइट को सेंटर की तरफ चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, जो फोर्स उपलब्ध रहता है वही सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। तो यहाँ कौन सा फोर्स उपलब्ध है, ये कैपिटल एम है, मान लो इसका मास, इसका स्मॉल एम है, तो कौन सा फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट अर्थ सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर, पहला जो अर्थ का सैटेलाइट है वो कब लॉन्च हुआ, ठीक है। तो 1957 में लॉन्च हुआ था। किसके द्वारा, तो ये लॉन्च हुआ था रसिया के द्वारा। किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, रसिया के द्वारा, है ना। फिर कुछ समय के बाद भारत भी लॉन्च किया, ठीक है। भारत में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी उस समय फर्स्ट बार जो है ये लॉन्च किया गया था अर्थ सैटेलाइट। क्वेश्चन नंबर 16, द एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑफ, किस पर डिपेंड नहीं करता एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, 2gm/r का रूट। तो डिपेंड किस पर करता है, प्लैनेट के मास पर, प्लैनेट के रेडियस पर, जी पर, है ना। तो देखो एस्केप वेलोसिटी डिपेंड किस पर नहीं करता है, मास ऑफ द बॉडी, इसी पर डिपेंड नहीं करता है ना, बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है। हाइट ऑफ द लोकेशन फ्रॉम वेयर इट इज प्रोजेक्टेड, कहाँ से इसको फेंका गया है। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी के डेंसिटी से भी मतलब नहीं है इसको, है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि बॉडी के मास पर भी डिपेंड नहीं करता है ना। तो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर डिपेंड नहीं करता है, तो बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है, ये ऑप्शन हो जाएगा सही। डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इस पर भी तो डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड किस पर हो जाएगा, डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। हाइट ऑफ लोकेशन, इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, नन ऑफ दीज। इसमें होना चाहिए था ऑल ऑफ दीज, इसमें नन ऑफ दीज नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। थोड़ा गलती हो गया, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, यहाँ हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सही होगा, ठीक है ना। तीनों सही है, ए नंबर भी सही है, मास पर डिपेंड नहीं करता है, बॉडी के डेंसिटी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, हाइट पर भी डिपेंड नहीं करता है। तो इसमें ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में ऑल ऑफ दीज था, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, है ना। थोड़ा उसको स्टॉप कर दो। उसके बाद अपलोड नहीं हुआ है क्या, उसको स्टॉप नहीं, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ वेट ऑफ ए बॉडी 50 ग्राम ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, किसी बॉडी का वेट 50 ग्राम है। देखो वेट 50 ग्राम नहीं होता, मास होता है, लिखने का तरीका है, ठीक है। किसी बॉडी का मास है 50 ग्राम, ठीक है। तो 50 ग्राम कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस पर। तो इसका वेट सैटेलाइट में क्या होगा, सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो देखो सैटेलाइट के अंदर जी का मान 0 होता है, ठीक है, स्मॉल जी का मान 0 सैटेलाइट के अंदर, तो वेट 0 हो जाएगा, वेट बराबर mg, जी का मान 0, तो 0 हो जाएगा आंसर, है ना। और कहाँ जी का मान 0 होता है, अर्थ के सेंटर पर जी का मान 0 होता है ना। क्वेश्चन नंबर 18, द वैल्यू ऑफ जी ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पर जी का मान पृथ्वी के सरफेस पर जो जी का मान है उससे कम होता है ना, उसका छठा हिस्सा होता है, 1/6। तो कहता है इज द सेम एज ऑन द अर्थ, नहीं, अर्थ के सेम नहीं है ना, अर्थ के सेम नहीं है, ठीक है। इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ, हाँ अर्थ से कम है, ठीक, अर्थ से इसका कम होगा, ये होगा। इज मोर देन दैट ऑफ अर्थ, अर्थ से ज़्यादा नहीं। कीप्स चेंजिंग डे बाय डे, नहीं, डे बाय डे नहीं चेंज होता है, जो है फिक्स है, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन दिख जा रहा है कि नहीं, थोड़ा धुंधला आ रहा है क्या। द वेटलेसनेस इन ए सेटेलाइट इज ड्यू टू, वेटलेसनेस मतलब जी का वैल्यू 0 होता है सेटेलाइट में, किस कारण से 0 होता है, तो इसमें 0 ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है। देखो
जी का मान 0 रहेगा तो वेट भी तो 0 हो जाएगा, वेट बराबर mg, ठीक है। तो ये नंबर 20 नंबर, द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इन सेटेलाइट, सेटेलाइट के अंदर कोई सिंपल पेंडुलम ले जाएं तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा। तो देखो टाइम पीरियड का सूत्र क्या होता है, 2 पाई √L/g, ठीक है। अब सेटेलाइट के अंदर जी का मान 0, तो यदि तुम यहाँ 0 पुट करोगे तो यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा, समथिंग बाय 0 बराबर इन्फिनिटी, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये 21 नंबर, इफ मास ऑफ ए बॉडी इज m ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर किसी बॉडी का मास m है, तो उसी बॉडी का मास मून के सरफेस पर क्या होगा। तो मास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे तुम मून पर ले जाओ, सेटेलाइट पर ले जाओ, मंगल ग्रह पर ले जाओ, है ना, तो उसका भी मास वही रहेगा m। 22 नंबर, सॉलिड्स विच ब्रेक एबव द इलास्टिक लिमिट, ठीक है। देखो इलास्टिक लिमिट के बाद कोई बॉडी क्या होता है, ब्रेक कर जाता है। जैसे कोई स्प्रिंग है, उसको हम लोग खींच रहे हैं, तो खींच रहे हैं, खिंचा रहा है, छोड़ देंगे फिर वापस अपने जगह पर आ जाएगा, तो इस गुण को बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन इतना ज़्यादा खींच दिया कि स्प्रिंग ही टूट गया, तो उस तरह के जो ब्रेक कर जाता है इलास्टिक लिमिट के एबव, तो वैसे सॉलिड को हम लोग बोलते हैं ब्रिटल, है ना, इसको याद रखना है। 23 नंबर, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, पढ़े थे हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड, स्ट्रेस को बढ़ाते हैं तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो क्या होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होगा ना वो कांस्टेंट होगा ना, ठीक है। कैसे कांस्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रेस बटे स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। देखो देखो हम लोग पढ़े थे कि स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, क्या पढ़े थे, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन का, ऐसा पढ़े थे ना। तो स्ट्रेस बराबर हम लोग लिखते थे यहाँ E गुना स्ट्रेन, क्या लिखते हैं, E गुना स्ट्रेन। और हम लोग जानते हैं E जो है वो कांस्टेंट होता है, E क्या होता है, कांस्टेंट। तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब बोलेंगे स्ट्रेस तो बढ़ गया, तो स्ट्रेस बढ़ गया तो स्ट्रेन भी तो बढ़ जाएगा, यदि ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो ये कांस्टेंट रहेगा, है ना। तो स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या होगा, ये स्ट्रेस टू स्ट्रेन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो ये मीन्स कांस्टेंट। 24 नंबर देखो, द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज कॉल्ड, स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। द रेशियो ऑफ टेंसाइल एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, देखो एक बात, देखो टेंसाइल का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग नॉर्मल स्ट्रेस लगाते थे, नॉर्मल स्ट्रेस, उसी का नाम है टेंसाइल, है ना। टेंसाइल का मतलब क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस। तो याद करो, नॉर्मल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, नॉर्मल स्ट्रेस बटे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को हम लोग क्या बोलते थे, इसको यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस। द रेशियो ऑफ शेयरिंग स्ट्रेस टू शेयरिंग स्ट्रेन, देखो शेयरिंग स्ट्रेस मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस और शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ कहीं नहीं है, तो ये हो जाएगा शेयर मॉडुलस, क्या नाम रहेगा, शेयर मॉडुलस, क्योंकि शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन दोनों को भागा दे देंगे तो शेयर मॉडुलस मिलेगा। इसको मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं, ईटा से दिखाते हैं, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन देखो, 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, द शेयर मॉडुलस इज ऑल्सो नॉन एज, शेयर मॉडुलस का दूसरा नाम क्या है, अभी बताए ना, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, क्या बोलते हैं इसको, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, है ना, क्या बोलते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। पॉइजन्स रेशियो इज एप्लीकेबल टू, तो पॉइजन्स रेशियो केवल सॉलिड के लिए होता है, ठीक है। पॉइजन्स रेशियो किसके लिए है, सॉलिड के लिए। यंग्स मॉडुलस केवल सॉलिड के लिए, ठीक है, ठीक है। 29, एन आइडियल फ्लूइड थ्रू ए पाइप ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन मेड ऑफ 2 सेक्शंस, एक क्या है, आइडियल फ्लूइड है, आइडियल फ्लूइड मतलब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा है ना, इनकम्प्रेसिबल है। तो ये आइडियल फ्लूइड एक ट्यूब से बह रहा है, फ्लूइड बह रहा है इससे, इसमें 2 सेक्शन है, उसका डायमीटर है 2.5 सेंटीमीटर और 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर यहाँ का दिया और यहाँ का डायमीटर दिया है।
तो क्या पूछा है, रेशियो वेलोसिटी क्या होगा, इसका वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, है ना। तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा, हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, याद करो, a1 v1 बराबर a2 v2, ठीक है। तो v1 बटे v2 बराबर a2 बटा a1, और a2 को क्या लिखेंगे, पाई r2 स्क्वायर बटे पाई r1 स्क्वायर, पाई से पाई कट गया। तो रेडियस का अनुपात का स्क्वायर, मतलब डायमीटर के अनुपात का स्क्वायर, है ना। तो डायमीटर कितना कितना दिया है, 2.5 है, तो r2 कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 3.75 का स्क्वायर बाय 2.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे और देख लेंगे कौन सा आंसर होगा, है ना। 30 नंबर क्वेश्चन, एट रेजोनेंस द इसका देख लेना आंसर कौन सा होगा, है ना, सॉल्व करके। एट रेजोनेंस द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स ऑसिलेशन, इसको याद रखना है कि रेजोनेंस जब होता है तो फोर्स ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड होता है सो मैक्सिमम हो जाता है। देखो रेजोनेंस हम लोग किसे बोलते हैं ना, रेजोनेंस क्या है, ये दिख जा रहा है ना, दिख जा रहा है, ठीक है। देखो रेजोनेंस एक घटना होती है जिसमें क्या होता है कि दो बॉडी यदि दोलन कर रहे हैं, ठीक है, ऑसिलेशन कर रहे हैं दो बॉडी, तो दोनों का फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर जाता है, दोनों का फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर गया तो अचानक से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, इस घटना को रेजोनेंस कहते हैं, ठीक है। तो रेजोनेंस में एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। उदाहरण के लिए बता रहे हैं, क्या इसका एग्जांपल है, जैसे देखो, ठीक है, रेजोनेंस क्या होता है कि जब दो सिस्टम वाइब्रेट कर रहा है, उसका फ्रीक्वेंसी मैच कर गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस में क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। आगे क्लास में ये पढ़ना रहता है। देखो जैसे कोई भी बॉडी, जैसे ये रूम है, ठीक है, तो ये भी जो है सो दोलन कर रहा है, इसका भी अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डीजे बजा रहे हैं, उसका भी अपना फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। दोनों का फ्रीक्वेंसी यदि मैच कर गया, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ दोलन करना शुरू करेगा, ठीक है, और हो सकता है कि ये बिल्डिंग जो है टूट भी जाए, है ना। चलिए, तो मैक्सिमम हो जाता है एम्पलीट्यूड। 31 नंबर, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड पेंडुलम, सेकेंड पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी क्या होता है। तो देखो सेकेंड पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकेंड होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t, तो 1/2 मतलब आधा 0.25 हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा, 0.5 हर्ट्ज, हाफ मतलब 0.5। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन ये वाला होगा, कैसे कैसे होगा ये देखो, क्योंकि हम लोग पढ़े थे कि एक्सेलरेशन बराबर -ω²x, है ना, और एक्सेलरेशन को हम लोग ये भी लिख सकते हैं d2x/dt², ठीक है। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, d2x/dt²। कैसे लिख सकते हैं, देखो एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, d/dt, और v बराबर होता है dx/dt, v बराबर क्या होता है, dx/dt। अब इसी को बोलते हैं d2x/dt², डबल डिफरेंशिएशन, मैथ में पढ़ना रहता है डबल डिफरेंशिएशन। तो ये बराबर -ω²x होता है, तो ये के जगह पर d2x/dt² है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, वो सब नहीं होगा, है ना। कोई दिक्कत है इसमें, देखो 33, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो देखो जहां भी साइन आ जाए, कॉस आ जाए, वो सब सारा सिंपल हार्मोनिक मोशन रहेगा, स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं रहना चाहिए। जैसे देखो इसमें कॉस है, साइन है, दोनों है, प्लस में है, ये SHM का इक्वेशन है, इसमें भी SHM का इक्वेशन है, ये भी SHM का, लेकिन इसमें स्क्वायर आ गया, स्क्वायर नहीं आना चाहिए, है ना, तो ये SHM का इक्वेशन नहीं है ना। कॉस साइन, केवल कॉस केवल साइन, सब SHM। 34 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन्वॉल्व, कौन सा इसमें सही है। तो हम लोग जानते हैं एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होना चाहिए x का, लेकिन माइनस साइन होना चाहिए। देखो एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है x का, लेकिन यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ प्रोपोर्शनल है माइनस है, लेकिन x² है, ये भी नहीं होगा, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। एक्सेलरेशन भी है, x भी है, माइनस भी है, वो नहीं होगा, क्यूब है ना। देखो 35 नंबर क्वेश्चन, द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं,
55। द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का फेज डिफरेंस क्या होगा, SHM में। ठीक है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता था x बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई। याद करो, यहाँ x या y कुछ भी लिख सकते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। अब देखो ये साइन में ये कॉस में है, तब फेज का डिफरेंस π/2 होगा, क्योंकि साइन में यदि हम लोग π/2 ऐड करते हैं एंगल में तो कॉस आ जाता है। साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, तो 90 का अंतर है, π/2 का अंतर है, तो साइन और कॉस में फेज का अंतर π/2 का होता है ना। तो कितना आंसर हो जाएगा इसमें, π/2। 36 नंबर, ए प्रोग्रेसिव वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय, देखो ये वेव का इक्वेशन है, देखो यहाँ kx है मतलब 2πx है, अरे ओमेगा टी के जगह पर 100πt है, तो बताना है कि मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होगा, है ना। तो मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी हम लोग पढ़े थे SHM में, a ओमेगा होता था। क्या होता था, a ओमेगा। ठीक है, क्या होता था, a ओमेगा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी a ओमेगा। तो a मतलब एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड 10, और ओमेगा किसको बोलते थे, याद करो, t के साथ जो कोफिशिएंट आता है 100π, तो 100π मेरा ओमेगा हो गया, है ना। तो 1000π क्या हो जाएगा, 1000π। ठीक है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होता है, a ओमेगा। देखना नोट्स में, a का मान 10 और ओमेगा कहाँ से लाएंगे, t का कोफिशिएंट, है ना। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इन मेटालिक बार, कोई बार है, बार में तो रड है, मेटल का बना हुआ रड है, तो उसमें स्पीड जो होता है वो ये होता है y/ρ, y मतलब यंग्स मॉडुलस बाय रो का रूट, और यदि लिक्विड रहेगा तो b/ρ का रूट। 38 नंबर, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इन एयर, साउंड वेव का जो स्पीड होता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, नहीं, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के बढ़ने से साउंड का वेलोसिटी बढ़ता है। इंक्रीजेज विथ प्रेशर, प्रेशर बढ़ने से बढ़ेगा, नहीं, प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता है ना, वो गलत लिखा हुआ है। सी नंबर क्या है, इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब होता है आर्द्रता, तो इसको याद रखना है कि आर्द्रता के बढ़ने से, ठीक है, आर्द्रता के बढ़ने से, ह्यूमिडिटी बढ़ने से, नमी के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ जाता है ना। डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, गलत है ना, क्या बताएं, टेम्परेचर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है और ह्यूमिडिटी के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ता है। प्रेशर के बढ़ने से वेलोसिटी ऑफ साउंड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, प्रेशर के घटने से भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है ना।